और सबसे पहले बात जीएसटी रिफॉर्म्स की, जिस पर पूरे बाजार की और पूरे देश की नजर है। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले आज राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की दिल्ली में एक बैठक हुई। उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म के तहत करीब 175 आइटम्स के दाम कम हो सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज जारी है। जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े सभी पहलुओं पर डिटेल के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह हैं। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, बताइए सबसे पहले जीएसटी सुधार के बाद स्लैब में कैसे बदलाव होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को दो तरीके से देखना चाहिए। एक कि जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अभी 4 स्लैब है, उसे घटा करके 2 स्लैब किया जाएगा। अभी 4 स्लैब में 5%, 12%, 18% और 28% है। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे। और इसमें 12% में जितने भी आइटम हैं उनमें से 99% आइटम जो है 5% में आ जाएंगे, और 28% में जितने भी आइटम है उसमें से 90% आइटम जो है 18% स्लैब में आ जाएंगे। और बाकी कुछ आइटम पे हो सकते हैं थोड़ा बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, जो सिन गुड्स या बहुत ही लग्जरी आइटम है वहाँ पर हैं। तो इसमें रोज़मर्रा के चीज़ों पे या तो जीएसटी नहीं लगेगा, या लगेगा तो बहुत कम 5% लगेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। बाकी डिटेल में हमारे सहयोगी आलोक आपको बताएंगे। लेकिन इससे साथ साथ एक और जो बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है इस पूरे जीएसटी काउंसिल की बैठक में, वो है कि जीएसटी रिफंड का मामला हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मामला हो, क्लासिफिकेशन का मामला हो। जो हम लोग याद है, आपको याद है कि पॉपकॉर्न चॉकलेट वाला का क्या रेट होगा, बगैर चॉकलेट वाला क्या रेट होगा। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन की दिक्कतें थी उन सबको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। तो सरल भाषा में कहें तो जीएसटी अब जाकर के गुड एंड सिंपल टैक्स का रूप लेने जा रहा है। इसलिए 2 दिन तक चलने वाली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी रूपरेखा आज अधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी। चलिए, तो अब आलोक से जानते हैं कि जीएसटी रेट कट के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो सस्ते हो जाएंगे। आलोक। बिल्कुल, देखिए, आज से कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक का एक आगाज शुरू हो गया है, क्योंकि राज्यों के जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो तमाम तैयारियां कर रहे हैं ताकि कल से जो जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो रही है उसकी पूरी तैयारी की जा सके। दरअसल जिस तरह से केंद्र सरकार का प्रस्ताव था कि एक मेगा रिफॉर्म होना चाहिए जीएसटी में, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। और जो सिफारिशें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से मिली हैं वो सबको पता है कि किस तरह से कहा गया था कि 5% और 18% ही 2 दर मुख्य दर होंगी, और एक 40% की दर होगी वो सिन गुड और लग्जरी गुड्स के लिए होगी। और जो इम्पॉर्टेंट जो 12% और 28% वाली जीएसटी की दर है उसको हटा दिया जाएगा। और साफ साफ ये भी प्रपोजल में है कि जो भी एसेंशियल आइटम होंगे या लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगे, ये सारे इन पर नील होगा या 5% होगा। तो जो भी एसेंशियल आइटम होंगे वो सब या तो नील होंगे या 5% होंगे। जहाँ तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात है, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ये तमाम आइटम्स 18% पे आ जाएंगे, जो कि पहले 28% पे हुआ करते थे। इसके अलावा जो कार, ऑटोमोबाइल यानी कार, बाइक्स वगैरह भी सस्ते हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज हैं। 1200 सीसी से छोटी कारें, इसके अलावा 350 सीसी से छोटी बाइक्स, ये सब सस्ते हो रहे हैं। लेकिन जो महंगी गाड़ियां होती थी उस पर दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको 40% के स्लैब में रखा गया है। और उस पर जैसे पहले एडिशनल सेस लगता था या सेस लगते थे, उसी तरह से एडिशनल ड्यूटी लगाने पर अभी चर्चा जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगी कि उसको एडिशनल ड्यूटी लगाएं या कोई और फॉर्म होगा। लेकिन उस पर जो टैक्स इंसिडेंस है लगभग उतना ही बना रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा थी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे, उस पर तो बिल्कुल ही जो प्रपोजल है उसमें नील करने का प्रपोजल है, यानी कि जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर से अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है तो वहाँ पर आपको 0 जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ आइटम्स के दरों में बढ़ोतरी भी की गई है जो पहले में सस्ते में थे, जैसे कि प्रीमियम और बिजनेस क्लास की जो फ्लाइट्स अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो फेरबदल किए जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और ये एक तरह से कहें तो मिडिल क्लास को फोकस करते हुए, आम लोगों को फोकस करते हुए तमाम जितने भी ये प्रपोजल्स हैं, और जिसको जीएसटी काउंसिल जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अप्रूवल मिल चुकी है, अब इस सारे प्रपोजल पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और वहाँ सहमति बनती है तो ये बड़ी राहत आम लोगों को जीएसटी काउंसिल से मिलती हुई दिखाई देगी।
जी, तो आम लोगों को कितनी राहत मिलती है ये देखना होगा, लेकिन एक जो बड़ा सेक्टर है ऑटो सेक्टर, वहाँ पर अगर कुछ राहत मिलती है तो लोगों को उससे काफ़ी नफ़ा नुकसान हो सकता है। ऑटो सेक्टर में किस तरीके के रिफॉर्म की उम्मीद की जा रही है, रोहन? जी, प्रस्तावित जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा फायदा जो मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, खासतौर पे वे गाड़ियां जो कि 4000 mm से कम की हैं या 1500 सीसी से कम की हैं, उनको मिल सकता है। अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इन पर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 1 से 3% जो है वो कॉम्पनसेशन सेस लगता है, जिसे कम करके 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो 350 सीसी से कम के हो, उन पर भी टैक्स स्ट्रक्चर 28% से कम करके 18% तक किया जा सकता है। एक और जो बदलाव हो सकता है वो कंपोनेंट सेक्टर में हो सकता है। अभी कार में या एसेसरीज में आपको 28% जीएसटी लगता है, उसे कम करके 18% का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि इसका जो फायदा है वो आफ्टर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कहाँ इस बदलाव का फ़ायदा नहीं होगा या बहुत कम होगा, वो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 40% की दर रखी जाएगी वर्तमान के 28% के मुकाबले, और साथ ही एडिशनल ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हालांकि क्या डेफिनेशन होगी लग्जरी गाड़ियों की, इस पर अभी जो है क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को, एसयूवी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद इसमें नहीं है। तो जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज़ की मेगा कवरेज जारी रहेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले और बाद भी हम आपको इससे जुड़ी हर पल की जानकारी देंगे। हमारे रिपोर्टर्स हर सेक्टर पर जीएसटी के असर का आकलन करके आप तक पहुंचाएंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म की महा कवरेज के लिए देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पूरी तरह सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। पिछली सदी में दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटे सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। किस तरह से भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन में आगे बढ़ रहा है, इस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्लियर विजन है और लेजर शार्प फोकस है एग्जीक्यूशन पे, जिस तरह से एक प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंसी के साथ सेमीकंडक्टर मिशन को चलाया गया है, उसकी एक अच्छी उपलब्धि है। और देश में ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद में और भी इसमें बहुत ग्रोथ होगी। हमें समझना है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जब किसी देश में स्थापित होती है तो उससे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बेनिफिट मिलता है, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, टीवी, फ्रिज, करीब करीब हर चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर का लाभ देश को कई वर्षों तक मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम ISM 2.0 भी लेकर के आएंगे, DLI स्कीम भी लेकर के आएंगे। किस तरह की प्लानिंग है, कब तक हम देख सकते हैं? पूरे इकोसिस्टम को भारत में डेवलप करना है, चाहे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हो, हर तरह के सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मैटर को देश में लाना है, क्योंकि 20-25 वर्षों तक ग्रोथ में
सेमीकंडक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। एक ये स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, सारी दुनिया भारत की तरफ एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की तरह देख रही है। मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के आश्वासन के बाद जरांगे ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर सरकारी आदेश जारी करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। और डिटेल के साथ विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। बताएं विवेक, क्या है अपडेट्स? विवेक, क्या आजाद मैदान खाली हो चुका है? नहीं, देखिए अभी आजाद मैदान खाली नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जरांगे पाटिल के साथ साथ उनके जो समर्थक थे वो भी आजाद मैदान में पहुंचे हुए थे। सरकार ने एक मंडल भेजा था उनसे बातचीत करने के लिए, और 8 जो मांगे थी सरकार ने कहा कि 8 बातें आपको रखी जाती है, अगर आप इसमें राजी होते हैं तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। मनोज जरांगे पाटिल 8 में से 6 मांगे पूरी हो गई हैं जिन पे वो राजी हैं, जिनमें कुछ अहम बातें हैं कि उन्हें हैदराबाद गैजेट में जो कुनवी समाज है उनमें इनको हिस्सा मिलना चाहिए। जो मामले दर्ज हैं मराठाओं के ऊपर, जो लीगल तरीके से मामले दर्ज है वो मामले हटने चाहिए। इस तरीके की 8 मांगे सरकार ने भेजी थी, जिसमें से 6 बातें जो मनोज जरांगे पाटिल ने मांग ली है। जीआर भी अब कुछ समय बाद पहुंच जाएगा, और मनोज जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि जीआर मिलने के बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे और रात 9 बजे के बाद उनका पूरा जो काफिला है वो आजाद मैदान से बाहर निकलेगा। तो मैं जो है कि लगभग सारी बातें जो है मनोज जरांगे पाटिल ने मान ली हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने मंडल भेजकर उनका जो जीआर था वो बनाने को तैयार हो गए हैं। तो बताया जा रहा है कि रात तक जो है वो आजाद मैदान पूरी तरह से खाली हो जाएगा, और जो 5 दिन से जो साउथ मुंबई के इंपॉर्टेंट एरिया थे जो पूरी तरह स्टैंड स्टिल थे वो उनको खाली करा दिया गया है। कल उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अपमान का दर्द बयां किया। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। इस पर पीएम मोदी का दर्द छलका और उन्होंने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गालियां मेरी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बाजार आज आखिरी घंटों में ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 207 पॉइंट गिरा, निफ्टी में 45 पॉइंट की गिरावट देखी गई। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर से करीब 1% फिसल कर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल बता रहे कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, अगर हम कल की बात करें तो कल वापस से एक बाउंस बैक दिखा था, लेकिन आज वापस से बाजार में एक नर्वसनेस का जो मूड है वो छाया हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है। दो मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की फुल्की जो रिकवरी है वो आज के सत्र में दिखाई दी है। जो मॉर्निंग के गेन्स है वो आखिरी तक आते आते जो है लूज आउट होते हुए नजर पड़े हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स। यहाँ पे जो FMCG पैक है वो लीड लेता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, पार ग्रिड
ट्रेड और एनटीपीसी में आज हमें एक गेन देखने को मिला है। देखते हैं कि अब पेन कहां पे देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स आज गिरावट के साथ हुए हैं बंद। अब बात करते हैं कि मिड कैप के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमें मोमेंटम दिखा है अपसाइड। एमआरएफ में अच्छी खासी तेजी, करीबन 6.25%, आरवीएनएल करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एनएमडीसी यहां पे अगस्त का अपडेट आया है जिसके बाद करीबन 5% का इजाफा और अपोलो टायर्स भी करीबन 4.25% की बढ़त के साथ आज हुआ है बंद। लूजिंग पॉकेट में सुंदरम फाइनेंस, इंडस स्टार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और यूपीएल में आज जो है वो प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन जो बियर्स हैं वो अवार्ड लेके गए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुग्राम में देर रात भारी बारिश के कारण भीषण जलभराव और ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गुरुग्राम में कल रात को 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। इधर हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, ओल्ड उस्मानपुर गांव और बुराड़ी खादर में घरों में पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम चल रहा है। आज दिन में यमुना बाजार के हालात का जायजा लिया दीपाली नंदा ने। राजधानी दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं नाव में और आप देख सकते हैं नाव में बैठकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यमुना से सटे निचले इलाकों की और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी घर हैं उनमें पानी भर चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। जो लोग इन घरों में रहते थे अब उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा चुका है और राहत कैंप जो लगाए गए हैं वहां तक पहुंचाया जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें। इस नाव में आप देखेंगे कि जितने भी बर्तन है, लोगों के घर का सामान, ट्रंक, कपड़े, सब लोग इसी तरह से छोड़कर कैंप में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और अब सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाना चाहेंगे यमुना की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना में किस तरह से लहरें उठती हुई आपको दिखाई देगी। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि अगर वो दिखा सके कि बीचों बीच जो मंदिर है वो भी अब पूरी तरह से लहरों में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सीधे हाथ को मैं चाहूंगी कि आपको दिखाएं कि जो लोहे के पुल के साथ साथ एक नया पुल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर तक भी जो पिलर है आप देखेंगे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो यमुना का पुल है उसे अब बंद किया जा चुका है। वहां से किसी भी तरह का कोई भी यातायात की व्यवस्था वहां से पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में मौसम रहने वाला है। चूंकि ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इधर पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। जगह जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है, यातायात ठप पड़ गया है। राज्य में 1300 से ज्यादा गांवों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण अब तक 29 लोगों की मौत की भी खबर है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूल बंद हैं। अजनाला पंजाब से जमीनी हकीकत बता रही हैं संवाददाता सपना। अमृतसर का अजनाला है और देखिए जरा तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हमारे दर्शकों को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम शहर है, ये शहरी इलाका है अजनाला का। लेकिन देखिए कैसे पानी बह रहा है, जैसे मानो यूं लग रहा है कि यहाँ से कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, यहीं से होते हुए गुरदासपुर की तरफ आप जाएंगे। लेकिन देखिए कितना पानी है, जरा वहां दिखाए पुजारी जी। ये ट्रैक्टर देखिए कितना डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है। वो उधर गुरुद्वारा मुझे दिखाई दे रहा है
ऊपर गुरुद्वारे के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये स्थिति है अमृतसर के अजनाला की। रावी नदी का पानी बढ़ा और उसका नतीजा ये रहा, ट्रैक्टर ही सहारा बचा है कि आप चल सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चीज से चल नहीं सकते। जरा वो पानी देखिए, उसको देखकर डर लग रहा है। और पुजारी जी अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ गड्ढा है ये पता कर पाना इस पानी में मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए, वो दिखाइए जरा पुजारी जी, पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा प्रथम तल इस घर का डूब चुका है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रथम तल डूब गया है और पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना, मार सिर्फ एक नहीं है कि आपके घर डूब रहे हैं, मार तो ये भी है कि पंजाब अपनी खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए चुनौती दोहरी हो गई है। घर में भी पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। जरा वो देखिए, मुझे भी देखिए, अगर आप, मैं इससे आगे जाऊंगी अब और घुटनों से ऊपर पानी आने लगा है। तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर जितनी नाव है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे वो मैं गुरुद्वारा देख रही हूं, अभी मुझे ऊपर ही कुछ लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना ही संभव नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ खाने पीने के लिए आप सिर्फ अपने अगर द्वितीय तल पर चढ़ जाते हैं तो ही उस पर रह सकते हैं, वरना रहना मुश्किल है। और पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से यातायात ठप है। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। बारिश के चलते उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। शिमला में पिछले 24 घंटे से भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो इस साल की बरसात ने पहाड़ों पर तबाही मचाई, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों को भी रोक दिया। क्या इसकी वजह सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर इसे मैन मेड डिजास्टर की तरह देखना चाहिए? इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों पर अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।